और इंटरनेशनल रिलेशन में मेनली जो हम फोकस करेंगे ये ईरान और इजराइल के बीच जो संबंध है इसके ऊपर। उसी बीच एक खबर आ रही है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। अच्छा, ये परमाणु हथियार जो बनाया जाता है ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो नेचुरली यूरेनियम की प्राप्ति होती है, यूरेनियम आप समझेंगे कैसा होता है। यूरेनियम इस जगह पे आप पिक्चर पे देख सकते हैं, ये यूरेनियम है। यूरेनियम को कहा जाता है येलो केक। यूरेनियम को चूंकि ये कलर येलो दिखता है इसलिए इसको येलो केक की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम येलो केक कहा गया। कई बार इसको शीशे के अंदर जब रखा जाता है तो ये हरा कलर का दिखता है, इसलिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हरा कलर का। अच्छा, यूरेनियम को आशा का धातु भी कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि आशा का धातु किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि आशा का धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। भविष्य के ईंधन अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि नेचुरली जो यूरेनियम पाया जाता है, देखिए नेचुरली यूरेनियम जो हमें प्राप्त होता है वो 99.3% नेचुरली, और इसका ये जो नेचुरली हम प्राप्त करते हैं यूरेनियम वो होता है 200 यानी 238 यूरेनियम ये नेचुरली पाया जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है। ये जो 238 यूरेनियम होता है ये लगभग ये कोई काम का नहीं होता है। इसको जब काम के लिए लाया जाता है तो इसमें बहुत प्रक्रिया होती है। जब हम इसको 235 में लेकर आते हैं, अच्छा 235 में लाने के लिए क्या किया जाता है, इसको ना 235 जब हम लेके आते हैं, इतनी जैसे आप लोग देखे होंगे कि दूध से जब हम लोग दही बनाते हैं या फिर उसको जब मक्खन को अलग करते फेंटते हैं, फेंटते उसको मथ के एक तरफ क्या होता है, दूध अलग हो जाता है और उसी तरह मक्खन अलग हो जाता है। उसका क्या बोलते हैं, उससे हम मक्खन को अलग करने के लिए गांव देहात में भी बहुत सारे प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। सेम उसी प्रोसेस से जो नेचुरली यूरेनियम पाया जाता है उसको अप्रोक्सीमेटली जब मथ जाता है, मथते हैं तो 0.7% पर मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा मथते हैं तो वो आपका काम लायक होता है। 0.7% जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी उसको एनरिच करते हैं तो वो काम में आता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये यूरेनियम कौन कौन काम में आता है। तो यूरेनियम को जब उसी तरह मथ के जब हम 235 में लाते हैं तो ये हमें बम बनाने में काम आता है। इसको बिजली बनाने में काम आता है, जिस तरह आप देख रहे हैं बिजली घर यूरेनियम का है, तो ये हमारे काम में आता है, राइट। उसी तरह आप देखेंगे आगे किस प्रोसेस में यूरेनियम को मथा जाता है, यानी किस प्रोसेस से यूरेनियम 238 से 235 तक लाया जाता है। यहाँ पे आप एक फ्यूल देखेंगे, इस तरह से एक नली जैसा बना हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, ये मशीन है, इसको ये इस तरह ढेर सारा लगाया जाता है। इस तरह देख रहे हैं ढेर सारा, ये सेंट्रीफ्यूगस मशीन होता है, अपकेंद्रीय मशीन। इसमें क्या होता है, उसी तरह जिस तरह दही दूध को जिस तरह मथते हैं उस तरह इसको बहुत मथा जाता है। उसके बाद इसमें जो है यूरेनियम हेक्साक्लोराइड मिलाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, यूरेनियम 235 जो है ये बाहर की तरफ आता है और इसका मेन जो 238 बाहर आता है, 235 अंदर की ओर, जो नली दिख रहा है ना आपको, इसमें अलग होके चला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे ईरान ने क्या किया, ईरान जो है इसी मिशन में चला कि हम जो नेचुरली यूरेनियम को अपने मशीन में लगा के, इस तरह से मशीन का कंटेनर लगा हुआ था, उसके कंप्यूटर वगैरह चल रहा था, तो उसने भी शुरू किया वही सेंट्रीफ्यूगल मशीन से यूरेनियम 238 से 235 बनाने का प्रक्रिया शुरू किया। इजराइल बहुत तेज है। इजराइल ने क्या किया, इसके कंप्यूटर को ही हैक कर लिया, और जब कंप्यूटर हैक कर लिया तो इसका मशीन क्या होता है कि आप जो मशीन चलता है तो एक नाप में चलता है, मतलब एक स्पीड उसका समान होना चाहिए। जिस स्पीड में होना चाहिए अगर वो उस स्पीड में नहीं चला तो आपका यूरेनियम एनरिच जो करेंगे आप, वो उतना काम का नहीं होगा। जिस काम के लिए आप यूज करेंगे उतना उसका मतलब पावरफुल नहीं होगा। तो इजराइल ने क्या किया कि इसके कंप्यूटर ही को हैक कर लिया। हैक करने के कारण इसका मशीन कभी तेजी से घूमता था और कभी धीरे धीरे घूमता था, कभी मतलब
इसके इसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। देखिए इस तरह से मशीन होता है, इस तरह से ये मशीनों के अंदर लगा रहता है, इस तरह से एनरिच किया जाता है। अब इज़राइल को पता था कि अगर हम बम धमाका कर दें या मिसाइल अगर डाल दें, तो एक बार में उड़ जाएगा एक बार में उड़ जाएगा तो फिर दोबारा बना लेंगे। इसीलिए इज़राइल ने दिमाग लगाया, लोग है ही हाई क्वालिटी थॉट का, उसने सोचा कि नहीं, इसको बम से नहीं उड़ाते, इसको प्यार से क्या करते हैं, इसके कंप्यूटर को हैक करते हैं और इसको बनाने नहीं देते। उसने वही काम किया था जो ईरान जब परमाणु एनरिच का काम कर रहा था, यूरेनियम एनरिच का काम कर रहा था, तो उस समय उसने कंप्यूटर हैक कर लिया। इसके कारण इसको डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद इस जगह पे आप देख रहे हैं, ये ये वही मशीन है। इसको 90% तक जब हम इसको एनरिच कर लेते हैं, कितना प्रतिशत? 90%। तो ये बम बनाने के काम में आता है। और जब हम इसको एनरिच करते हैं 5% तक, तो हमारे बिजली बनाने का काम आता है, यानी बिजली उत्पादन करने का। जैसे कोयला से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं ना, तो उसी तरह जब 90% तक जब हम इसको एनरिच करते हैं, तो हमारा परमाणु बम, परमाणु हथियार, एटम बम वगैरह बना, ये हिरोशिमा नागासाकी में भी अटैक हुआ था, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस जगह पे आप देख रहे हैं, आपने जो मशीनें देखी उसमें से एनरिच करके यूरेनियम 235 जो है, इस तरह से छड़ बन जाता है यूरेनियम का। इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह छड़, इस तरह लपेट के उसका छड़ बनाया जाता है। देखिए, ये केजी यूरेनियम अगर आप जलाएंगे ना, तो लगभग 27 लाख केजी कोयला में जितना एनर्जी देता है, उतना 1 केजी यूरेनियम में आपको एनर्जी देगा। आप सोच सकते हैं, अगर 27 किलो 27 लाख केजी अगर आप किसी क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र में अगर कोयला को बिछा देंगे और वहाँ आग लगा देंगे, तो पूरे तबाही मचा देगा, तराहिमाम करवा देगा। तो आप सोच सकते हो कि 1 केजी यूरेनियम कितना महँगा होगा। देखिए, इसका अंतर्राष्ट्रीय कॉस्ट तो इसका डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 1 केजी में उतना काम कर सकता है, जितना कि आपका 27 लाख केजी कोयला जल के जितना एनर्जी पैदा कर सकता है। इसका मतलब कम चीज़ लेकिन एनर्जी अधिक। इसलिए ये 2 बहुत सारे काम आते हैं इसका, जैसे बिजली बनाना, कहीं अटैक करना, बारूदी सुरंग बनाए, कुछ भी किसी पे अटैक करना, ये सारा काम हम किससे लेते हैं? यूरेनियम से बनाते हैं। अब देखिए, जिस तरह से आप इसमें जब इसको बनाते हैं ना, तो 2 रेज़ छोड़ता है, एक एक्स रेज़ और एक गामा रेज़। एक्स रेज़ जब छोड़ता है, तो पता है आपको, हम लोग जब एक्स-रे कराते हैं ना, तो इसमें लगभग 5 से 6 रोड आता है और उसमें भी अंदर की सब कुछ पिक्चर ले लेता है। उसमें भी आदमी वीक महसूस करता है। और इसको, ये जब यूरेनियम का जब एक्स-रे जब छूटता है, तो आप जानते हैं 250 रोड तक इसका मतलब फैलाव होता है। 250 रोड का मतलब होता है कि आप ऐसे कि दोनों किरण ना, चाहे एक्स-रे हो, चाहे गामा किरण हो, ये दोनों, आप एक्स-रे को या फिर गामा को, दोनों को नहीं देख सकते हैं। इतना स्पीड में जाता है, पूरा हड्डी-उड्डी सब गला के एकदम पूरा खत्म, चिथड़ा-चिथड़ा कर देता है, पूरा एकदम जला देता है। जिसे आप जानते हैं ना, गामा रेज़ का प्रयोग किस लिए करते हैं? कहीं कोशिका में अगर क्या हो जाता है, हमारे सेल्स में अगर कैंसर वगैरह होता है, तो गामा रेज़ देते हैं। और गामा रेज़ आप देखे होइएगा शायद किसी को, देता है तो एकदम जल जाता है वो। एक कोशिका को मार देता है वो गामा रेज़ से, सोचो आप। और कितना 5 से 6 रोड होता है वो। और यही गामा रेज अगर 250 रोड हो, तो आप सोचते हो पूरे बॉडी का जितने भी कोशिका सबको जला के दह देगा। तो ये इतना हाई पावर होता है। अब देखिए, इस तरह से ब्लास्ट होता है और एकदम धुआं-धुआं कर देता है। देखिए, परमाणु अटैक जब होता है ना, तो इससे बचने के लिए यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का लोग यूज़ करते हैं। वैसे कुछ कॉकरोच वगैरह जो इस तरह के जो कीड़े-मकोड़े कुछ होते हैं ना, उस पे ये कम प्रभाव करता है। लेकिन ये कितना घातक होता है, अगर हम लोग 15 किलोमीटर दूर से भी अगर देख लें इसे, तो हमारी नज़र, हमारे बॉडी तहस-नहस हो जाएगा। आप सोच सकते हो, कितना भयानक, कितना डेंजर होता है ये। तो अच्छा, और एक चीज़, जब ये परमाणु हथियार जब ये बना लेता है ना, तो इसको धरती पे डायरेक्ट टच कर नहीं करता, जैसे ऊपर से ब्लास्ट किया तो नीचे टच नहीं करता इसको। इसको ज़मीन से 600 मीटर
ऊपर ही इसको ब्लास्ट करवाता है। मतलब 600 मीटर ऊपर, आप देखो इस जगह पिक्चर में कि ये सरफेस है और सरफेस से इतना ऊपर ही इसको ब्लास्ट करता है, ताकि जब ऊपर ब्लास्ट होना तो इसके रेज यानी गामा किरणें, एक्स रेज, ये सारा एकदम इतना दूर तक फैले और एकदम कोना कोना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और आपको पता है ये एक बार जब कहीं गिर जाता ना, तो वहां का लगभग 30,000 साल तक वहां के लोग अपंग, लंगड़ा, लूल्हा, काना और अपाहिज पैदा होता है। इसकी रेज धरती के नीचे तक चला जाता है, बहुत लंबा, बहुत हानि होता है। आज तो आजकल के ज़माना में हमारा विश्व, ये वर्ल्ड ना पूरे बारूद के ऊपर बैठा हुआ है। खुदा ना खास्ता जहाँ भी ये इस तरह के बम है रखा हुआ, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो मानव का तहस-नहस हो जाएगा। लोग युद्ध युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध के ढेर में खुद ही बैठे हुए हैं। परमाणु बम बहुत ही डेंजर होता है। तो ये चीज़ें थी इसमें। अब हम देखते हैं कि ईरान के साथ क्या कंडीशन है। ईरान सोच रहा था कि हम परमाणु बम या परमाणु पे काम करेंगे, लेकिन इज़राइल ने तो इसको डिस्टर्बेंस किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमास और जो हिजबुल्लाह गुट है, इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया इज़राइल पे। देखिए जी, इज़राइल पे ना मेरे अनुसार इज़राइल पे अटैक हमास या हिजबुल्लाह को करन करा उसने, लेकिन गलत करा। कैसे? उसको लड़ना चाहिए फ़ौज से, इज़राइली जो सेना उसके खिलाफ लड़े, उसके खिलाफ उसको लड़ना चाहिए। आप छुर्र से फुटकुनिया आप मिसाइल मार दोगे, जिससे उसको कुछ होता नहीं, आयरन डोम जैसा उसका रेजिस्टेंस मशीन है, उसके पास मिसाइल है, आपको तुरंत रोक लेता है। ये लोग छुटकुनिया-फुटकुनिया बम से अटैक करता, वहाँ के बूढ़ा-बुजुर्ग ये सबको मारता है, छोटे बच्चे। तो आप बताइए कहाँ का ये सही, कौन सही ठहरा सकता है? कौन-सी जायज़ बात है? आप चाहे अपने देश के लिए लड़ें, लेकिन आप सेना के साथ लड़िए। आप वहाँ के बच्चे बूढ़े-बुजुर्ग को मार के क्या मिलेगा आपको? तो इज़राइल को जब गुस्सा आया तो उसने लपेट दिया पूरा, देखो गाज़ा को चौपट करके रख दिया, पूरा तहस-नहस। आज भी 1 साल, 7 अक्टूबर को पूरा साल लगने जाएगा, वो तो एकदम तहस-नहस कर दिया। आपने उसके कुछ लोगों को मारा और अब आप उसके सामने टिक ही नहीं सकते हो, चूँकि वो इतना हाई पावर है, उसके उसके सपोर्ट में ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, तो इस तरह खुजली करना क्या ज़रूरी है? अब जहाँ तक हमास और हिजबुल्लाह गुट की बात करें, तो हमारा भारत अभी तक इसको आतंकवादी गुट नहीं माना है। हालाँकि आतंकवादी गुट है, बट इसको भारत ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न है। देखिए, अजमल कसाब जब इसने ताज होटल में नंगा नाच किया था पाकिस्तान से आकर के, पूरा दुनिया दहल गया था, बहुत बाहर के लोग को ज़ख्मी दिया था, छोटे-छोटे बच्चे और आम निर्दोष लोगों को उसने मार के सबको लहूलुहान कर दिया था। उस समय हमने डिमांड किया था पूरे वर्ल्ड से कि इसको आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये इज़राइल जो है, इज़राइल आज तक, अभी 1 साल पहले उसको रिकॉग्नाइज़ किया। इसने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं कहा। इसने कहा कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी से पंगा क्यों लें? तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो हमारा मन होगा तो हम कहेंगे आज हम क्यों उससे पंगा लें? तो देश है ना, देश जो है, जो भी देश है, उसको जहाँ अपना इंटरेस्ट दिखता है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। इसमें कोई ना परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये हमारा आईआर की पॉलिसी है। अब इस जगह पे आप देखिए, ये उसी समय की बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। देखिए, अपना इंडिया यहाँ पे है ईरान यहाँ पे है। ईरान जो है इज़राइल के ऊपर अटैक किया, ठीक है? और ईरान क्या करता है, बैक सपोर्ट करता है यहाँ पे यमन में। यमन यहाँ हूती लोग हैं, यहाँ से भी कुछ ज़्यादा छुटकुनिया-फुटकुनिया ये लोग यहाँ पे क्या करता है, मिसाइल अटैक करता है। और ईरान के पीछे जो है खड़ा है कौन? रूस। रूस जो है ईरान के पीछे खड़ा है। ईरान को सपोर्ट कौन करता है? रूस करता है। क्योंकि ईरान ने रूस का सपोर्ट किया था जब रूस यूक्रेन के युद्ध में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। उस समय ईरान ने इसको बहुत आधुनिक, उस समय ना ईरान आज भी सस्ते दामों में, सस्ते कीमतों में मिसाइल बना के तैयार कर देता है, डेंजर मिसाइल बनाता है। ये बहुत भर-भर के रूस को उस समय मिसाइल ड्रोन दिया
और इसका फ़ायदा उठाया। इसीलिए रूस आज भी उसके बैकबोन होके खड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि आज नहीं तो कल ये जो है ईरान को जो है रूस ही सप्लाई करेगा, या तो कोई तकनीक देगा, यानी परमाणु हथियार बनाने में हेल्प कोई नहीं कर सकता, रूस ही कर सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है, देखिए कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन तो होता नहीं है। अब हमारी बात अगर करें तो हमारे देखिए रूस के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। रूस को तो हम छोड़ नहीं सकते। ईरान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना इजराइल है, इजराइल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, न ही कोई दोस्त है परमानेंट। तो क्या हुआ ना, देखो ये जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इनके गुजरात राइट के आरोप में इनके वीज़ा रद्द करके रखा था इसने, अमेरिका ने। जब तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे तब तक इनको वीज़ा नहीं दिया गया, और यही जब प्रधानमंत्री गए तो फिर वही वही अमेरिका हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प शुरू कर दिया। तो ये ना पॉलिसी है, देशों का पॉलिसी है। कोई भी मतलब परमानेंट कोई चीज को नहीं कर सकता कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा इंटरेस्ट देखेगा। जब इंटरेस्ट चेंज हुआ तो वो दुश्मन हो जाएगा, जब इंटरेस्ट चेंज होगा तो वो दोस्त हो जाएगा। तो ये हमारा आईआर का मेन चीज है। अब तो अ, रूस 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 भी अब क्या काम करता है, फाइटर जेट या मिसाइल, जो उसको लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह देना चाहिए तो ईरान को देता है। ईरान यहाँ से लेता है, और ईरान जो है ईरान अटैक कर देता है किस पे, इजराइल पे अटैक किया। अच्छा, इजराइल पे अटैक जो किया तो इजराइल भी खामोश है, वो भी इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम बड़ा सा अटैक करेंगे। और इजराइल देखो हमास और हिजबुल्ला का तो कमर तोड़ दिया इसने, लेबनान पे अभी तबाही मचा के रखा है। अगर लेबनान की बात करें, यहाँ तो यहाँ इजराइल है इस जगह पे, और इस जगह पर देखें नेतन्याहू को आप देख पा रहे हैं। तो नेतन्याहू ने क्या किया, हमास के चीफ जो हानिया है इस पे अटैक करवाया। जब ये आया, आप सोचो कि ईरान में ये हानिया है, ये जब ईरान आया तो ईरान में क्या किया, ईरान पहले ही इजराइल के जो मोसाद है, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस, तो उसने इंफॉर्मेशन लिया कि आखिर यह हानिया जाके ठहरेगा कहाँ। इसने अपना आदमी देखो कितना, मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल तक ये लोग पहुंचा हुआ है, कि पता क्या कि किस होटल में रहेगा, किस बिल्डिंग में रहेगा, उसका रैकी किया। और रैकी करने के बाद ये पता किया कि इस बिल्डिंग में किस कमरे में रह सकता है। इसने क्या किया, उस कमरे को, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डार्क कलर का, यहाँ पे पता चला कि इस 3 कमरे में रहने की संभावना है। इन लोगों ने क्या किया, चुपके से तीनों कमरे में ले जाकर बम बम जो है सेट कर दिया। सोचो, मिसाइल से बम सेट कर दिया। अब हानिया गया, इसको तो लगा के इंजॉय से रहेंगे। अब गया, यहाँ तो खुरफाती मचा के आए हो, तो अब जाओ। गया अंदर, उड़ा दिया, चिथड़ा चिथड़ा कर दिया हानिया को। कहाँ, ईरान में। ये देखो रेकी कैसे किया था, सेटेलाइट इमेज है ये। तो इस तरह से मतलब आप कहीं किसी देश के नागरिक को आप परेशान करोगे तो आप कहो कि हम सुकून से रह लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आज पाकिस्तान देखो हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है। अब अजमल कसाब को भेजा, और वो पीठ पीछे कितना अटैक करता है। लेकिन हम चाहते कि तुम सेना का दम है तो आमने सामने लड़ो, आमने सामने लड़ो तो फिर मजा आएगा। 1971 में क्या किया, धूल चटाया। 1965 में भी आप देखो, मतलब बुरी तरह हम लोगों ने हराया था। और कितने, और 1971 के आप युद्ध जब देखेंगे तो आप 93,000 फौजी तो उसका सरेंडर कर गया था। तो ईरान ईरान भी बैक सपोर्ट करता है इन लोगों का। ये लोग पीछ फुचकुनिया फुचकुनिया है, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन झूठ मूठ का कूदता है। अरे भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। आज इजराइल अगर वहां पहुंचा हुआ है तो क्यों पहुंचा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के मामले में बहुत हाई फाई है। तुम लोग छोटा मोटा हथियार उसके सामने कुछ टिकेगा, उसका इतना बड़ा बड़ा मिसाइल है कि आप मिडिल रेंज हाई रेंज, ऐसा ऐसा उसके पास वो मिसाइल है कि आपका वो स्पेस में ही आपका रॉकेट रहेगा, वही उड़ा देगा, नीचे आने भी नहीं देगा। तो इन लोग को अभी ये शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खुरपाती मचाने से अच्छा। तो इस तरह से इसने हानिया को भी मार दिया। अब यहाँ पे देखो कि ईरान जो है, इस जगह से आप इस पे अटैक करने की कोशिश करते हो, आप बैक पीठ पीछे आप हूती विद्रोह को सपोर्ट करते हो, तो स्वाभाविक है आपके लिए भी वही ना गड्ढा खोदेगा जो आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे। तो
तो ये इन सब चीज़ों से जो है ना प्रभावित कहीं न कहीं आम जनता होता है। और पता है, जब देश की लड़ाई हो ना तो फ़ौज के साथ होना चाहिए, ना कि निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं। और स्वाभाविक है, जब कोई एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई होता है ना, कोई रुकता नहीं है। इधर से आप अटैक किया तो उधर से भी अटैक करेगा। उस समय कोई सेना जो है ना, लड़ाई के टाइम में किसी को नहीं देखता, कोई नागरिक, कोई दोषी है, निर्दोषी है। एक ओर से जो आता है दह देता है। लाखों लोग देखो कहाँ से डिस्प्लेस हो गए। हर जगह, हर देश को इसमें क्षति होता है। इसलिए लड़ाई से बचना चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इसने इज़राइल ने हमास का जो चीफ है उसको उड़ाने के बाद चैन नहीं रहा। इसने कहा कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है जो लेबनान में है, इसने उसको तलाश के, यहाँ पे आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। ये नसरुल्लाह को कैसे मारा था? इसने डबल लेयर मिसाइल दागा। इसने डबल लेयर मिसाइल दागा यहाँ से, किस पे? लेबनान में। और लेबनान में ये व्यक्ति जहाँ पे था, जिस गुफा में था, इसको पता लग गया था कि मेरे पीछे पड़ गया इजराइल। तो जिस जगह पे ये छुपा होता, जिस बंकर में, वहां पे 1, 2, 3 लेयर में वो बम फटा। वो, लेकिन उससे इसकी मृत्यु नहीं हुई। इजराइल चला के क्या किया था, मिसाइल में पॉइजन डाल दिया था, जहर। ये बम फट भी जाए, अगर उसके पास उसको पहुंच ना हो तो उसके जो गैस है, उससे जो जहर निकलेगा, उससे उसकी मौत हो जाए। तो नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ था, इसकी मृत्यु ना चोट लगी ना कुछ लगी, उसके पॉइजन से ही उड़ गया ये। तो ये लोग पहुंचा हुआ है। अब यही चीज आप सोचो, अगर इन आतंकवादी लोग के हाथ में अगर यही चीज, यही टेक्निक अगर लग जाए तो क्या दशा होगा? आम जनता कहाँ पिड़ाएगा, आप सोच सकते हो? मतलब क्या दशा होगा? तो सबको डर है कि कहीं जो चीज देश के चीफों के पास है, कहीं ये विद्रोहियों, कहीं ये आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो बहुत सत्यानाश होगा। तो इसी तरह से इज़राइल जो है ना, इसको उड़ाया। देखो यहाँ पे जब इसने अटैक किया था ना, एकदम डबल लेयर अटैक इस तरह से, ये देखो इस तरह से बम अटैक हुआ था नसरुल्लाह पे। और जब अटैक हुआ ना तो बंकर में था, और बंकर में जो है पॉइजन के कारण वो मर गया। कोई कहता धमाके के कारण मर गया। तो बहुत तरह की बात है, लेकिन मेनली इसका पास पॉइजन पहुंच गया था। ये लेबनान का शहर है जहाँ पे अटैक नसरुल्लाह के मारते समय किया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, देश है ना, हमेशा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इंटरेस्ट देखता है, हमारा इंटरेस्ट किधर है। अब देखिए इस जगह पे हमने तो अभी तक जो काम किया, हमारा देश, अपने देश की बात अगर करें तो एक समय ऐसा था जब मनमोहन के टाइम में कि लुक ईस्ट पॉलिसी था, एक लुक ईस्ट पॉलिसी। हमारे प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, उसके बाद इन्होंने इसको चेंज करके कहा लुक एक्ट पॉलिसी। लुक एक्ट पॉलिसी कि अब हम देखेंगे नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस जगह पे इन्होंने शुरू किया था कि इस जगह से रूट बना के हम म्यांमार से लेकर के इस रूट को हम आगे तक मिडिल ईस्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तख्ता पलट हो गया। आंग सान सू की जो अभी जेल में है, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। यहाँ से हमारा संबंध खराब हो गया, बांग्लादेश से हमारा संबंध खराब हो गया, हमारा संबंध श्रीलंका से भी खराब हो गया, मालदीव से खराब हो गया, नेपाल देखो ना, कभी ये हमारे ही देश को अपने नक्शा में दिखा देता है, चुटकुनिया देश, लेकिन देखो कंडीशन देखो। तो लगभग ये पूर्वी देशों के साथ हमारा संबंध, रिलेशन लगभग खराब हो चुका है। अब हमारा जो रिलेशन है, ये कुछ बचा खुचा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है, जैसे ईरान से, तो हम इसमें किसी के साथ अपना संबंध खोना नहीं चाहते हैं। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ना हमेशा कूटनीतिक से चलता है। कूटनीतिक में जो भी देश फेल होगा तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, अर्थव्यवस्था उसका चौपट हो जाएगा। अब इस जगह पे देखिए आप, हमारा प्यारा भारत इस जगह पे दिख रहा आपको। हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर पड़ोसी से लोगों को सुकून मिलता, आज अगर पाकिस्तान अगर अच्छा रहता, हमारे फेवर में रहता, या हम हमारे साथ अगर अच्छा संबंध रहता, तो आज भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुँचता। लेकिन वो कहा जाता ना कि पाकिस्तानियों के डीएनए में ही लड़ाकूपन है। वो आराम से रह नहीं सकता, किस धर्म के उससे मायने नहीं रखता, लेकिन उनके दिमागों में कीड़ा घुसा है, लड़ाकू टाइप के हैं, वो किसी को नहीं बख्शता है। आज वो अपने आप को देखो ना, खुद ही गोली मारता है, खुद ही लड़ता है, खुद ही मारता है। किसी को मौका नहीं मिलता, खुद ही जाकर मस्जिद में, लोगों में, आम जनता को बम से उड़ा देता है। तो ये कंडीशन है। अब
उसको समझ में थोड़ा-सा भी नहीं आता कि भाई तुम्हारे घर में खाने का नहीं है, कम से कम खुद को तो सुधार लो। तो ये कुछ कंडीशन होता है, देश बर्बाद हो जाता है इससे कि अब आप हथियार अभी खरीदने में एकदम टॉप में चल रहा है, ये टॉप में से एक है ये पाकिस्तान। जान खाने का नहीं है लेकिन हथियार होना चाहिए। तो कंडीशन ये है ना कि पाकिस्तानी लोग के डीएनए में ही लड़ाकूपन है, सुधरेगा नहीं, लात का भूत कहता है कि बातों से नहीं सुनता, यही हाल है। हम लोगों ने बहुत बार इसको मौका दिया कि आप भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश करा कि हमारे संबंध अच्छे, लेकिन धोखा दिया, गद्दारी किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गद्दारी किया हम लोग के साथ, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब हम लोग फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। अब पाकिस्तान को जगह देने के लिए हम लोग को हज़ार बार सोचना पड़ता है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन किए मेनली कि यूरेनियम से बम कैसे बनाते हैं। हमा हमारे यहाँ भी जब बम बनाया गया था बहुत चोरी छुपके ही हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में टेस्ट किया गया था, जो पोखरण में था। तो हर देश चाहता है कि हम परमाणु संपन्न देश बने, परमाणु हथियार संपन्न देश बने। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ उस देश के लिए भी खतरा है और उस देश के पड़ोसी के लिए भी खतरा है, सही चीज़ नहीं है। अगरचे हम मानव हैं, बस ऐसे ही हम लोग पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। लेकिन हर देश को बचना चाहिए और अपने कूटनीतिक के साथ शांति, समझौता और प्रॉस्पेरिटी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोगों के बीच किस तरह हम इंसान हैं, इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, तभी कुछ आगे तरक्की ग्लोबल विलेज कहा गया आज, तो ग्लोबल विलेज सुकून से कब रहेगा? जब सबके इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा, तो वहाँ रिवोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे विद्रोह नहीं होगा। तो इस तरह से हम ना कुछ सुझाव अपने पॉइंट दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिल